सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग को आज पढ़ना है ड्रिफ्ट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहला काम ये ड्रिफ्ट में कैसे समझाया जा सकता है, वो इलेक्ट्रॉन के मोशन को। तो बच्चों, ये जो आपका सिलेंडर फॉर्म में मैंने कंडक्टर ले लिया है ना बच्चों, तो कंडक्टर को सबसे पहले आप बोलोगे कि सर, एज सून एज यू कनेक्टेड दिस कंडक्टर विथ अ सेल और अ बैटरी। बच्चों, ऐसा करने से पता है क्या हो जाता है, V लगा है एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो ऑटोमेटिकली कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से जो पहली चीज होती है ना, वो होती है एक बढ़िया सी स्ट्रॉन्ग सी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे सेटअप हो जाती है। अब पहले खाली जगह था तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया मजे से घूमता था, कोई रोक टोक ही नहीं भाई साहब उसको। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा वगैरह वगैरह करता रहता था बच्चों। बात तो समझो मेरी। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेचारे को जानबूझ के किसी एक डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये बच्चों थोड़ा सा ऐसे करके ड्रिफ्ट करके बतलाया जाएगा अब आप लोगों को। ऐसा एक और इलेक्ट्रॉन बना लोगे तो वो भी कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। और यहीं पे आपका एक आर्बिट्री इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन होगा, जिस क्रॉस सेक्शन को मैं, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह से समझ सकता हूं कि इससे ना बच्चों क्या हो रहा होगा, पास हो रहे होंगे। इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे बच्चों, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन पे ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इनका रैंडम मोशन इस तरह से चल रहा होगा। कोई परेशानी वाली बात बच्चे लोग? रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, जब स्कूल में पीटी टीचर नहीं है अपना, तो बच्चा हर कहीं मस्ती कर घूमता रहेगा बैठ के, और टीचर कोई आ गया स्ट्रिक्ट सा तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह पर ड्रिफ्ट करके लाइन बना के जाना पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पर समझाया जा रहा है दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बेचारा आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बैठा हुआ है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके पास मास भी होगा बच्चों और चार्ज भी होगा। ध्यान रखना, इसके पास क्या हो जाएगा, मास भी हो जाएगा और चार्ज भी हो जाएगा। तो M, E लिख देता हूं। हर एक इलेक्ट्रॉन अपनी जिंदगी में लाखों करोड़ों बार कोलाइड करता है, बिकॉज सॉलिड के अंदर मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होंगे। ये जो जिगजैग पाथ बन रहा है, पता किससे बन रहा है, वो कहीं जाके स्ट्राइक करेगा तो उसका पाथ वगैरह चेंज हो जाएगा बच्चों। तो मेरे कहने का क्या, यहाँ पे क्या मतलब आप लोगों को बनाना चाहिए, दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस। यहाँ गया बच्चों, है ना, फिर कहीं भिड़ गया कहीं जाके, फिर इधर गया, फिर कहीं और भिड़ गया, देन फिर इधर कहीं गया, ठीक है, ऐसे करके कहीं गया, फिर थोड़ा कहीं भिड़ गया, और ऐसे करके बच्चों ये इधर जाके ना, ये ऐसा कोई भी एक रैंडम डायग्राम अपन बना लेंगे। तो मान लो ये P पॉइंट है और यहाँ से ये Q पे आना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का ये पाथ ट्रेवल हुआ है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये अपना एक दिन में साधु महात्मा तो बन नहीं जाएगा ये, है ना, एक दिन अपना बिल्कुल सीधा काम छोड़ के लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा। इंस्टेड इट विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। तो जाना इसको ऊपर ही था बच्चों, तो हल्का सा पार्ट थोड़ा चेंज कर लेगा, फिर थोड़ा हल्का सा यहाँ चेंज हो जाएगा इसका, फिर थोड़ा और पाथ चेंज कर लेगा बच्चों। आप मेरी बात समझ रहे हो? एग्जाम में आया तो कर पाओगे ऐसे स्टूडेंट्स, है ना? थोड़ा सा ही अपने आप को क्या करेगा, पाथ को ऐसा बदल बदल के, है ना। एंड फाइनली अपन देखेंगे तो क्यू की जगह पे नहीं आ रहा होगा बच्चों, ये कहीं नई जगह जा रहा होगा, एंड दैट न्यू पोजीशन विल बी कॉल्ड एज क्यू डैश। तो ये जो डिस्टेंस कवर कराया ना बच्चों इसने, यही डिस्टेंस कहलाता है ड्रिफ्ट। इसने ड्रिफ्ट मारा है ना, खसक गया है बगल में। तो ड्रिफ्ट की सबसे प्लेन डेफिनेशन होगी, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर under the influence of strong electric field is known as, बोलो, ड्रिफ्ट। आ रही बात समझ बच्चों? तो इसने ड्रिफ्ट कर दिया। अब मान लो पहली बार ऊपर गया होगा तो इसकी यहाँ किसी से कोलिजन हुआ होगा, यहाँ आएगा तो यहाँ किसी से कोलिजन होगा, तो इसका 10-12 बार कोलिजन हो गया। तो पहली बार कोलाइड करेगा तो बच्चों उसको टाउ 1 बोलेंगे,
सेकेंड टाइम करेगा तो बच्चों उसको टाउ टू बोलेंगे। तो ऐसे करते करते ना बच्चों एक टाउ लिया जाता है जिसका मतलब होता है टाउ वन प्लस टाउ टू। ऐसे करते करते ना ये टाउ एन हो जाएगा, डिवाइड बाय एन कर लेंगे। टाउ मतलब बच्चों वेव ऑप्टिक्स से बताया गया होगा कि बहुत स्मॉल टाइम होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा ध्यान रखना, ये सब काम आने वाली चीजें। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम वाली बात? तो बोलोगे सर यहां तक तो अभी नहीं है प्रॉब्लम, आगे बढ़े क्या? चलो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पे ना, इस पे मास भी हो और चार्ज भी हो, तो इस पे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तभी तो उसने ड्रिफ्ट मारा है बच्चों। तो बोलोगे द एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मुझे बताओ फोर्स कितना लगता है किसी पार्टिकल पे? तो बोलोगे सर जी जो फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। चैप्टर वन किसने पढ़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कितना बोलते हैं अपन? क्यू इंटू ई। तो मास की जगह पे मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हो जाएगा। चार्ज की जगह पे छोटा ई और ये हो जाएगा बड़ा वाला ई। तो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों अपना छोटा ई बड़ा ई डिवाइड बाय एम। इस चीज का ध्यान रहे, गलती ना करते हैं अपन। लेफ्ट साइड पे मैंने इसको मास की तरह ट्रीट किया है, राइट साइड में इसको एज अ चार्ज की तरह ट्रीट करा, लेफ्ट में इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करा है। तो वो एक्सेलरेशन आ रहा है बच्चों क्यू ई बाय एम होता है। जो बच्चे एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते रहते हैं उनको मालूम है कि इलेक्ट्रोस्टैट में ये कई जगह पे इस्तेमाल करवाया गया है। एम आई राइट? है ना? तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, बच्चों v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सुना हुआ है ना आपने? अरे दोनों के सर पे वेक्टर डाल देते, सबके सर पे वेक्टर डाल देते हैं, तो v बन जाएगा बच्चों ड्रिफ्ट। और इनिशियल के बारे में बात करते हैं। चलो मान लो यहाँ पे 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिख देता हूं ऊपर लेट n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? लेट देयर बी स्मॉल n नंबर, स्मॉल n मत करो कैपिटल N ले लो। लेट n बी द नंबर ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो बच्चों मान लेते हैं ना अपन कि जो u होगा उसकी जो एवरेज वैल्यू आ रही होगी ना वो ऐसे देखी जाएगी u1 प्लस u2। ऐसे करते कहां तक जाओगे बच्चों? un डिवाइड बाय n। और बच्चों ये जो u होगा ना इसका वो जीरो आएगा। वट इज द रीजन ऑफ मी राइटिंग u इक्वल टू जीरो? बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन शुरुआत में बैटरी नहीं लगी बच्चों, यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है मैंने, तो चले जाओ फर्स्ट पेज पे, क्या इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? तो बोलोगे सर एक इंसान अगर लेफ्ट जाके राइट आ जाएगा तो क्या वो सुबह का भूला भूला कहलाएगा? नहीं ना, उसकी डिस्प्लेसमेंट नहीं काउंट होगी। इसलिए अपन कहते हैं कि जो u होता है वो कितना होगा, बोलो? ठीक है, इनिशियल इस, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो बच्चों वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे लिखा है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए जीरो मारा है मैंने। यहाँ आ गया छोटा वाला ई बड़ा वाला ई बाय एम, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और टाइम को अपन लिखते हैं टाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों इसके सर पे वेक्टर आना चाहिए। और आपको को दिख ही गया होगा अभी तक कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, तो एक नेगेटिव साइन का आना भी यहाँ पे बिल्कुल मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला अगर वेक्टर के टर्म में बोलेंगे तो हो जाएगा माइनस का ई बड़ा वाला ई बाय एम टाइम्स टाउ, या अगर स्केलर से पूछेंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी ये छोटा ई बड़ा ई बाय एम इंटू टाउ। न्यूमेरिकल करने के लिए दोनों ही बहुत कीमती हैं और आपको बनने चाहिए। एग्जाम में आ गया प्रूफ करने के लिए तो ये बताना आना चाहिए कि ड्रिफ्ट होता है वो नेगेटिव करके आता है। अगर कोई बच्चा थोड़ी वैल्यूज के बारे में ध्यान रखता है तो वो यही बोलेगा मुझसे कि सर जी ई तो कांस्टेंट हो गया, एम कांस्टेंट हो गया, और रिलैक्सेशन टाइम या एवरेज कोलिशन टाइम लगभग कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट आ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और अगर वेक्टर लगा है बच्चों तो माइनस है। दिस इज द थिंग वी वांट टू प्रूफ कि जितनी बढ़िया फील्ड लाओगे उतना बढ़िया ड्रिफ्ट होगा।
बात समझे? इस पूरे पेज का ये आंसर है। द बेटर यू मेक योर ड्रिफ्ट द बेटर योर आंसर विल बी। और कोई पुरानी वगैरह बुक्स पढ़ोगे तो उन्होंने ड्रिफ्ट बराबर छोटा सा k इंटू ई करके प्रूफ करके रखा होगा, जहाँ पे वो ऐसा बोल देंगे आपसे कि जो k है भाई साहब वो ये कॉन्स्टेंट्स के बराबर है। लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगा ये वाला, इतना ध्यान मत दो, जो अपना आगे आंसर उसी पे ध्यान लगाओ। कोई दिक्कत? और यहाँ टाउ पे कंफ्यूजन कोई मत करना बच्चों। टाउ वहाँ पे एवरेज कोलिजन टाइम है, कहीं कहीं बुक में उसको रिलैक्सेशन टाइम भी लिखते हैं। दो सबका मतलब वही कहला जाएगा कि मान लो अगर 4 बार कोलिजन करा करके रखा है तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, ये 10 टाइम होगा डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे अप्रोक्सीमेशन टाइम मिलता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। इस पूरे पेज पे कहीं डाउट नहीं होना चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, है ना बच्चों? तो बच्चों इस पेज से जो मेजर टेक अवे है हमारे लिए वो ये है कि जो ड्रिफ्ट होता है बच्चों, वो छोटा ई बड़ा ई, ठीक है, बाय एम मतलब एक्सेलरेशन इनटू टाउ हो जाता है। यहाँ वेक्टर लगा लो, यहाँ वेक्टर लगा लो, यहाँ पे नेगेटिव लगा लो। ये बहुत ही अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में चल रही है कहानियां सब। एक तो ये चीज याद कर लो, दूसरा ये कि ड्रिफ्ट क्यों होता है, तो बोलोगे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और वो भी रिवर्स डायरेक्शन में। ये चीज पता है कहाँ बनाई गई है? ये डायग्राम में बनी हुई है, देखो। देखो बच्चों, अगर हमारे बच्चों के पास कोई कंडक्टर है इस तरह से, राइट, तो कंडक्टर में अगर बच्चों राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहाँ कंसिडर करोगे? लेफ्ट साइड में। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट। खत्म बात। दिस इज द थिंग आई वांट टू टीच यू। कोई प्रॉब्लम? नेगेटिव साइन बस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, है ना? तो वो बात लिख देते हैं, नेगेटिव साइन shows that drift is opposite to। कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो बच्चों देखो, ये एक बहुत ही रेगुलरली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि आप लोगों को ना यहाँ पर करंट डेंसिटी में बच्चों और ड्रिफ्ट में आपको आंसर निकाल के देना है, रिलेशन बताना है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर टर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं आई बाय ए से बताते हैं बच्चों, याद होगा सबको अच्छे से, आया ना? और ड्रिफ्ट मैंने आपको आज पढ़ा दिया है, इसको बोलते हैं छोटा ई बड़ा ई, बोलो, बाय एम, और ये हो जाएगा टाउ। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ड्रिफ्ट में और जे में आपसी में कोई रिलेशन निकाल कर देते हैं। चलो वापस से वही कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को कि एक था अपने पास कंडक्टर इस तरह का, उस कंडक्टर में सबसे पहले अपन ने क्या करके रखा है, जरा सोचो। थोड़ा रियलिस्टिक फॉर्म में बात करेंगे अपन अब लोग, जैसे 10th वेंथ में नहीं अपन से वो पाइप में वाटर फ्लो वाले क्वेश्चन पढ़वाते थे अपन से, वो लोग पढ़वाया होगा ना? तो मान लो अगर वाटर यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फ्लो करता है तो 1 सेकेंड में कितना लेंथ माना जाएगा? ये 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में लेंथ कितनी मानोगे आप अपने सिलेंडर की? 3 मीटर ना? ऐसे क्वेश्चंस करे हुए अपन ने 10th में, तो बोलोगे जी सर। तो हमें उसी तरीके से यहाँ पढ़ना है कि ये कंडक्टर था, बेचारे के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे, है ना? और एक आर्बिट्री क्या है मेरे पास बच्चों, एक आर्बिट्री हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन प्लेन है। ये रेड वाला क्या है तुम्हारा? क्रॉस सेक्शन प्लेन है बच्चों। ध्यान देना सारे बच्चे। अब व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ना, कि हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देंगे। आप लोगों को पता, कभी नोटिस करा आप लोगों ने सेलफोन को चार्ज करते हो, मान लो 90% पे चार्ज करा और यूज करना शुरू कर दिया, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी जो काम करते हैं उससे वो काम कर रहे हैं। आजकल अपन स्टडी करते हैं, नोट्स देखते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो बच्चों फोन के अंदर जो सर्किटरी होता है ना, तो उसके अंदर एक बैटरी भी होता है जिससे प्लस और माइनस होता है। तो सर्किट को रन करने के लिए ना नेगेटिव वाले से इलेक्ट्रॉन मिलियंस अमाउंट में निकलते रहते हैं और घूम फिर के प्लस पे आते रहते हैं बच्चों। दिस इज द फंडामेंटल। तो मुझे क्या करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि इस जगह पे बच्चों देखो, इधर इस जगह पे वी लिखूंगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो मेरे दिमाग में क्या चलता रहेगा कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन्स? आया बच्चों? रिलीज कर रहा है ये, और एक एंड पे पोटेंशियल नेगेटिव का हो जाएगा, एक एंड पे क्या हो जाएगा, प्लस का। फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से बच्चों ड्रिफ्ट होता हुआ बैक साइड भी आएगा।
और फिर वही इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता आता प्लस पे चला जाएगा। और करंट तो यूं ही बदनाम है, करंट अपन बनाते हैं अपने अपने फायदे के लिए कि करंट जा रहा होगा, सारा काम कौन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब मुझे बताओ ड्रिफ्ट क्यों होती है, एनीवन इन द क्लास? बच्चों, अरे ड्रिफ्ट क्यों हो रही है वहां पे? अभी पढ़ाकर आया हूं भाई। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से वहां पर ड्रिफ्ट होती है। तो ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सब ध्यान से सुन लें क्या चल रहा है क्वेश्चन पेपर में। इतना तो हर बार बनना ही बनना है डायग्राम आपका, कुछ भी बढ़ा दे, मैं मान लो कुछ भी पूछूंगा आपसे तो इतना तो बना सकते हो आराम से। अब सुनो अच्छे से क्या बोल रहा हूं। किसी एक मोमेंट पर अगर यहां से 10 लाख इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं तो वहां से उतने एग्जिट भी कर रहे होंगे। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फाइंड आउट कि नेट यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पूरा एक ये पूरा एक लेंथ का वॉल्यूम होगा, मतलब पूरे एक लेंथ पे एक सिलेंडर होगा, तो सिलेंडर के पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी होता है, उसके पास बच्चों लेंथ भी होती है। तो बोलोगे यस सर लेंथ तो होती है। तो देखो लेट लिखेंगे, ये है पहला अजम्पशन डाउट आपका। सबसे इंपॉर्टेंट बात समझ लो, आज के लेक्चर की इंपॉर्टेंट बात बोली जा रही है। छोटा एन लिखते हैं अपन, पूरे साल भर के लिए फिक्स कर लो इसको। स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपको मैग्नेट में काम करेगा, इस चैप्टर में कई जगह का काम करेगा। एनी टाइम आई राइट स्मॉल एम, समझ जाना भाई साहब कोई चीज चल रही है और पर यूनिट पे बात हो रही है। तो स्मॉल एन का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है तो बोलोगे एरिया इनटू लेंथ होता है। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों बात तो सही है। यहां तक का क्लियर हुआ क्या 12th के बच्चों? बुक वगैरह जब स्टडी करोगे तो वहां पे ये वाला तामझाम नहीं बताएंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे कि बड़ा वाला जो एन है वो स्मॉल वाला एन इंटू एरिया इंटू लेंथ होता है। और फिजिक्स की क्लास में अगर बात करें तो लेंथ का मतलब हो जाएगा एक तरह का डिस्टेंस का टर्म है। डिस्टेंस को अपन लोग वेलोसिटी इंटू टाइम से देख सकते हैं। तो ऐसा लिखेंगे लेट डेल्टा टी बी द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन to move length L ऑफ कंडक्टर। यहां से अपना पहली कहानी शुरू हुई। डेल्टा टी टाइम में एक इंसान नेगेटिव से लेके बढ़ते 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 बच्चों प्लस पे चला गया। आप भी अपने घर में स्विच ऑन करते हो ना कहीं फैन का, तो स्विच ऑन करते ही वायर से इलेक्ट्रॉन चलता जाता है और आपके फैन तक जाता है। तो 10 मिनट में जा रहा है, 5 मिनट में जा रहा है, बिकॉज अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ऐसे कोलिजन होता जाता है बच्चों। तो वही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस डेल्टा टी को, है ना, इस वाले डेल्टा टी को कंफ्यूजन में मत रखना टाउ से। टाउ मतलब होता है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो कोलिजन हो रहा है ना, उसकी बात हो रही है। प्लेन लैंग्वेज में बात करूंगा यहाँ पर तो एक जगह V प्लस लिखा है, एक जगह V माइनस लिखा है। एक बेचारा इलेक्ट्रॉन, बोलो, एक बेचारा इलेक्ट्रॉन माइनस से लेकर कहाँ आ रहा है, प्लस पे। क्लियर? इसका मास कितना होगा m, चार्ज कितना हो जाएगा E, टाइम कितना लग जाएगा डेल्टा टी, स्पीड कौन सी होगी ड्रिफ्ट की। किस किस को आया ये समझ में? आया? तो देखो जो 10th क्लास में एक फॉर्मूला था टोटल चार्ज का, तो बोलते थे ना आप लोग Q बराबर सर एन ही होता है ना? अरे हाँ ना तो बोलो। तो वहां पे स्टैटिक चार्ज होता था बच्चों, तो वहां पे अपन को जरूरत नहीं थी कि चार्ज फ्लो कर रहा है तो पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म लेकर आएंगे। वहां पे एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ करता था या नंबर ऑफ चार्ज हुआ करता था। लेकिन यहाँ अपन को सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, हम बड़ा वाला एन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ लिखता हूं नाउ कैपिटल एन बी द, देखो चैप्टर थ्योरेटिकल भी है लेंदी भी है, इसलिए पूरा पूरा लिख के भी दे रहा हूं। एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है बच्चों ये एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो जो टोटल चार्ज पास होगा देयरफॉर टोटल चार्ज, पे अटेंशन, 3 लाइन का डेरिवेशन है ये पूरी कहानी खत्म हो चुकी है अपनी। टोटल चार्ज passes
इन टाइम, डेल्टा टी टाइम टी में, है ना, वो टाइम टी में किसी एरिया से कितना चार्ज पास हो गया या कितना लेंथ कवर कर लिया, वो हो जाएगा बच्चों डेल्टा क्यू। और छोटे बच्चों की तरह बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यू, तो बोलोगे सर जी एन इंटू ई, सुना है हमने तो। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों चैप्टर वन के लिए सही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बुरी बात है, आपको कैपिटल एन इंटू ई पढ़ना चाहिए, बिकॉज दैट एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई प्रॉब्लम? अब एन की जगह पे क्या लिख लूंगा मैं, यहां देखो, छोटा वाला एन, एरिया इंटू लेंथ इंटू ई, कोई प्रॉब्लम? तो डेल्टा क्यू कितना हो गया, जल्दी जल्दी बोलो। एन लिखेंगे, ई लिखेंगे, ए लिखेंगे, और लेंथ की जगह पर आ जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। किस किस को आया ये समझ में? डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इंटू, ये अलग से डायग्राम क्यों बनवाया है भाई, स्पीड इंटू टाइम बराबर कितना हो जाएगा, लेंथ। किस किस को आ गया ये समझ में? यहां तक भी आ चुका है एमसीक्यू में। डेल्टा टी को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। बचपन से जानते हो ये क्या है, करंट है। कौन सा वाला करंट? एवरेज वाला। तो आंसर हो गया एन ई ए वी डी। बच्चों ये मैग्नेट पे भी काम करेगा, याद कर लेना नेक्स्ट चैप्टर्स में। ए को लेफ्ट साइड भेज दो, तो करंट पर यूनिट एरिया कितना होता है? अरे कैसे कर रहे हो, आज ही पढ़वाया है भाई। तो जे बराबर कितना आ गया, एन ई ए वी डी। तो ये अपना एक बेसिक सा फॉर्मूला प्रूफ हो गया बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वीडी मतलब हो जाएगा ड्रिफ्ट है ये, ए मतलब क्रॉस सेक्शन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो मैं यहां वापस लिख देता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, पर यूनिट वॉल्यूम। चलो इसके कंक्लूजन पॉइंट लिख लेते हैं अपन। जिस डायरेक्शन में ये जे का फॉर्मूला आ रहा है मेरा, एन इंटू ई इंटू वी डी, याद कर लो। और कई जगह पे वी डी भी पूछा जाएगा आपसे, तो बच्चों ये हो जाएगा जे डिवाइड बाय एन इंटू ई, है ना, ओनली फॉर एमसीक्यूज। बट ज्यादातर से इक्वेशन जो फेमस है वो ये वाली है, जे बराबर एन ई वी डी। कोई दिक्कत? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों एक बहुत ही आपका रिपीटेटिव और एक फेमस, क्या बोलूं, पॉपुलर सा एक फॉर्मूला लॉ निकल के आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं ओम्स लॉ, है ना। जब भी टेंथ पास के बच्चे के सामने ये वर्ड रखा जाता है तो उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये चलने लगता है कि V बराबर आई इंटू आई आर आर, आई इंटू आर आता है। बच्चों ये स्केलर फॉर्म का होता है, जहाँ पोटेंशियल स्केलर होता है, आर स्केलर रेजिस्टेंस का टर्म है, वो करंट है। तो ये पूरे कंडक्टर के लिए पढ़वाया जाता है, होल कंडक्टर के लिए, राइट। बट अब ट्वेल्थ में जब आ जाते हो और बोलते हो कि सर जी मुझे तो इलेक्ट्रॉन पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना है, तो थोड़ी चीजें गड़बड़ होती हैं। लेट मी शो यू क्या होता है। ये मेरा कंडक्टर है, एंड आई एम हैविंग मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आई एम ट्राइंग टू स्टडी ओनली वन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये लेफ्ट साइड में भगता है, क्योंकि राइट साइड में इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई। हाँ या ना बोलो। कैसे कर रहे हो भाई, पूरा पढ़वा के आ रहा हूँ, ये वर्ड बाय वर्ड, उसके बाद भी नहीं बोलते हो, यहां तक का क्लियर है? इस क्रॉस सेक्शन प्लेन से पूछो जाके कि भाई क्या हालचाल इस क्रॉस सेक्शन प्लेन से, तो बोलेगा भाई साहब ड्रिफ्ट पड़ रहा है यहाँ पे, तो कुछ डेल्टा क्यू पास हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ करंट भी मिलने लग जाएगा, है ना, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग करंट। और बच्चों करंट है तो करंट डेंसिटी मिलने लग जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मैंने आपको पढ़ा रखा है करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में देखा जाता है। तो इसकी अगर कहानी से पढ़वाया जाए तो ऐसा बोलोगे सर सबसे पहले उस इंसान ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई, सबसे बड़ा सच दुनिया का, कि पहले उस पर बैटरी लगानी पड़ेगी। तो सेल लगाने से बच्चों अपन ने क्या करा, उसको वी लेकर आए। वी से क्या मिलेगा, बोलोगे सर डेल्टा वी मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उससे क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा। उससे क्या होगा, तो कुछ चार्ज पास होंगे। उससे क्या होगा बच्चों, कुछ करंट हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, कुछ करंट डेंसिटी मिल जाएगा। तो टॉकिंग अबाउट कंडक्टर ओनली, आप बोल सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड देने से जो एंड प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या मिल रहा है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड देने से क्या मिल रहा है बच्चों? एंड प्रोडक्ट करंट डेंसिटी। तो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑब्वियसली जे डिपेंड कर रहा है ना। हाँ ना, तो बोलो भाई। तो यहां लिख सकते हो जे प्रपोर्शनल टू ई। जितना बढ़िया जे होगा उतना जितना बढ़िया फील्ड होगा उतना बढ़िया जे होगा। तो इसको कहते हैं बच्चों ओम्स लॉ। ट्वेल्थ के बच्चे अपने लिए, या बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। सब यहीं लिख देता हूं मैं। नहीं तो टेंथ वाला गाना गाओ, वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर, कुछ नहीं होना उससे, नंबर नहीं मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ, बोलो, ओहम्स लॉ। जितना बढ़िया, देखो ऊपर की ये जो राम कहानी लिखी हुई है ना, ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसा पर नहीं बोलते हैं। पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, नंबर आएंगे, पास होंगे, कॉलेज जाएंगे, घूमेंगे, है ना। घूमेंगे मतलब वो सेंस नहीं था घूमने का, घूमने का मतलब रोम करेंगे एंड देन। तो वही है, जे प्रपोर्शनल टू ई का टर्म आ रहा है ना। तो बच्चे लोग ये एक लॉजिक दिमाग में बिठा के रखो और बोलोगे सर अब क्या करें। तो हर एक कंडक्टर का एक नेचर होता है कि ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करना है या नहीं करना है। जैसे मान लो कोई कॉपर का होगा, कोई ब्रास का होगा, अलग अलग नेचर से डिपेंड करता है। तो बच्चों इसके पास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन बोलते हैं सिग्मा। तो ये हो जाएगा जे बराबर सिग्मा इंटू ई। और बोलोगे सर सिग्मा क्या है? तो सिग्मा डिपेंड करता है कौन कितना बेहतर अच्छा कंडक्टर है, तो उसका मतलब होता है कंडक्टिविटी। कई और बुक्स पढ़ते हो तो ये उल्टा भी लिखवाता है टीचर। उल्टा लिखवाने का मतलब ये गलत नहीं है, उसमें मार्क्स नहीं कट जाएंगे, वो भी सही माना जाएगा। वैसा बोल देते हैं भैया जी, ई प्रपोर्शनल टू जे कर लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन के एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, मैंने आपको रियल लाइफ में बैटरी लगाकर बात करवाई है। तो जब ऐसा बोलेंगे ना ई प्रपोर्शनल टू जे, तो ई जब हटेगा तो यहाँ पे रो लगने लग जाएगा। तो बोलोगे सर कुछ तो गोलमाल लग रहा है यहाँ पर, एक जगह रो लाया एक जगह सिग्मा लाया। तो बच्चों जो रो होता है वो 1/सिग्मा होता है। द रीजन रो आपका टेंथ क्लास का कौन है? रेजिस्टिविटी। और जो जितना रेजिस्टिव होगा उतना ही कम क्या होगा? वो कंडक्टिव होगा। तो आई एडवाइज यू टू फॉलो द फर्स्ट पैटर्न। और अगर स्कूल में ये वाला करवाया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ओम्स लॉ इस पूरे पेज को देख के क्या बोलता है? इट सेज दैट, बोलो, द करंट करंट डेंसिटी, बोलते जाओ, इज प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। डाउट बोल दो मुझे है तो, बच्चे लोग। सो आई वुड सजेस्ट एवरीबडी टू रिमेंबर बोथ ऑफ द फॉर्मूलाज। एक होता है बच्चों जे बराबर सिग्मा आई, और वी बराबर आई आर। को देखते हैं क्या करना चाह रहा है ये। तो एक बच्चों इस पे कनेक्टेड क्वेश्चन बनता है। एस्टैब्लिश, हमसे बोलेगा सामने वाला, एस्टैब्लिश द रिलेशन V बराबर I इंटू आर यूजिंग द करंट इक्वेशन J बराबर सिग्मा इंटू ई। है ना, ये अपन को प्रूफ करने को बोलेगा सामने वाला। तो ये 1 सेकंड में प्रूफ कर लोगे आप कैसे करना है। देखो, टेंथ क्लास के बच्चे की तरह बात कर रहा हूं मैं अब, है ना बच्चों। टेंथ क्लास में जब अपन थे तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो बोलोगे सर जी आर होता था। लेंथ कितना होता था बोलो? अरे जल्दी करो। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना मानते थे? एल। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना मानते थे? तो बोलोगे सर जी ए, है ना। इसके दोनों एंड पे बच्चों अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ला देंगे तो वो हो जाएगा वी पॉजिटिव, और यहाँ आई एम सॉरी, वो हो जाएगा वी नेगेटिव यहाँ, वी पॉजिटिव यहाँ पर। ठीक है। तो टेंथ क्लास का बच्चा ये बोलेगा कि भाई साहब अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस ला दिया तो कुछ करंट चलने लग जाता है वहां पे। क्या चलने लग जाएगा बच्चों? करंट चलने लग जाता है वहां पे। वो गलत थोड़ी है, वो सही है भाई। ऐसा लिखते हैं, द करंट फ्लोइंग, है ना,
in the conductor, pay attention everyone, is directly proportional to potential difference across the terminals, अक्रॉस द टर्मिनल्स। एक बात और लिखी जाती है कि ये खराब वराब ना हो जाए, ज़्यादा हीट ना पहुंच जाए, बिगड़ ना जाए, तो इसके जो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट लिखना पड़ता है यहाँ पे। मैं बताऊंगा कल की क्लास में आपको क्या इसका मतलब है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो ये इसका रेजिस्टेंस भी कम ज़्यादा होने लग जाता है बच्चों। तो वो अपन को पहले ही झूठ बोल देना है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन, कि उसको यूज़ करेंगे तो गर्म नहीं होगा, राइट। तो हमसे बोला गया है कि J बराबर सिग्मा ई को यूज करिए और V बराबर आई आर प्रूफ करिए। तो J का मतलब तो बच्चों आपको पता ही होगा, I बाय ए होता है, हाँ या ना। सिग्मा मतलब 1 बाय रो होता है। द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू स्टडी इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताओ, क्या अपन ने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है? तो बोलो सर बिल्कुल पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक चल के जा रही है, तो एक एंड पे क्या है प्लस, एक एंड पे क्या है माइनस, कोई दिक्कत है क्या? है ना। तो इन सब में रिलेशन क्या होता है? तो बोलोगे सर आपने ही पढ़ा रखा है, ये डेल्टा वी बराबर होता है ई इंटू डी। यहाँ पे डी की जगह पे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, क्योंकि एल डिस्टेंस तक है ना ये। जितनी जल्दी ये बात समझ गए उतनी जल्दी अपने लिए फायदा है, क्योंकि ई वहां पे लिखा हुआ है और वो बहुत डेस्परेटली पूछ रहा है कि ई की वैल्यू क्या हो जाएगी। बोलो बच्चे लोग, इस फॉर्मूले से ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बाय एल। रीअरेंज कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है? रो एल को इधर बुला लो तो वी बराबर हो जाएगा रो इंटू एल बाय ए इंटू आई। तो वी बराबर कितना हो गया? ये क्या है बच्चों, 10th क्लास से बच्चों? क्या अपन को रेजिस्टेंस फॉर्मूला मालूम नहीं है, रो एल बाय ए वाला? क्या कर रहे हो भाई, याद है? तो मान लो एग्जाम में अपन को ओम्स लॉ आता है ना, तो बोलेगा वो जरूर आपसे कि ये सब पढ़ने के बाद 1 मार्क में पुराना वाला फॉर्मूला प्रूव करके बताइए। तो उसको 2 सेकेंड में अपन ऐसे करके दे सकते हैं। बस लिखना क्या है अपन को, जे बराबर सिग्मा ही लिखना है। जे को अपन बोलते हैं आई बाय ए, सिग्मा को बोलते हैं 1 बाय रो, और ई में गलती होती है बच्चों से, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर नीचे एक्सप्लेन कर दिया है, वाई आई एम यूजिंग दिस। याद होगा ना बच्चों, v बराबर ई इंटू डी होता है, या डेल्टा v बराबर ई इंटू डी होता है। तो d डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा, और लेंथ क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। कोई परेशानी वाली बात? और ये 10th क्लास का बहुत ही फेमस फॉर्मूला है भाई, रो एल बाय ए। ये एल पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। क्यों पढ़वाते तुम लोगों को 10th क्लास, फिर अगर नहीं बता पा रहे हो इतना तो? हाँ, क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों अच्छे से। डायमेंशन दे रखे हैं ये कंडक्टर के, ए और बी और सी, मतलब कोई ब्लॉक है अपने पास, इसकी जो रजिस्टिविटी है वो रो दे रखी है, और हमसे बोला गया है सामने से कि ये दोनों एंड्स पे ना, ये दोनों एंड्स के, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एंड पे और इस एंड पे है ना बच्चों, नाम क्या है इसका? ए और बोलो बड़ा वाला बी। फिर बच्चों यहाँ टॉप और बॉटम पे अगर आके बात करेगा तो ये नाम हो जाएगा इसका, बोलो सी और डी। इमेजिन कर पा रहे हो, सरफेस एरिया वॉल्यूम नाम का चैप्टर पढ़वाया जाता है आप लोगों को, और ये फॉरवर्ड वाला है और यहाँ से बैकवर्ड वाला होगा, तो क्या नाम पड़ जाएगा उसका? ई इंटू एफ। कुछ नहीं करना अपन को इस क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस बताना है ए और बी पे खड़े होके। तो ऐसा बोलेंगे, इसका मतलब है ए और बी तक की लेंथ को लेंथ मानना है, और दिमाग में ये रखना है कि अपन 10th क्लास के बच्चे हैं, और आर का फॉर्मूला रो इंटू एल बाय ए होता है, हाँ या ना। तो ए से लेके बी तक जो रो आएगा वो रो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा बच्चों, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। लेकिन लेंथ की जगह पे इस पूरे क्यूबॉइड की लेंथ कितनी होगी? ए और बी में बैठ के देखोगे, मान लो राज सर यहाँ जाके बैठ जाएंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर लेंथ की जगह पे ए आना चाहिए। और ए, और यहाँ पे जो एरिया होता है ना बच्चों, ये वाला जो एरिया होता है, ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। बात समझ क्यों रहे आप मेरी? ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब बताओ मुझे, इस क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शन कहां से आएगा? तो ये रहेगा बच्चों इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी बी इंटू सी रहेगा। किस किस को आया ये बात समझ में? आवर क्वेश्चन इज डन। बाकी बच्चे
अरे भाई मैंने रो एल बाय ए ही लिखा है, तो रो की जगह रो, लेंथ की जगह पे लीनियर लेंथ, और ए की जगह पे उन दोनों के बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा उसका एरिया। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू सी होता है, और अपन को आना चाहिए समझ में। सिमिलरली अगर हमसे कोई बोलता है रेजिस्टेंस बताइए कहां से कहां तक का बच्चों, सी से लेके डी तक का, तो ये टॉप से बॉटम पे आना है, तो बोलोगे सर रो लिख लो सबसे पहले तो आप। अब लेंथ कितनी हो जाएगी अगर अपन लोग यहाँ पे जाके बैठ जाएंगे तो, इस क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी अगर यहां से करंट पास होने लग जाएगा तो, सी से लेके डी तक का, तो लेंथ हो जाएगा बच्चों सी, और एरिया कितना हो जाएगा, ये टॉप वाला एरिया बी इंटू ए। गुड बेटा, ये ए इंटू बी कर लेता हूं, और ये अपना आंसर हो गया। इतना काय को सोचते हो भाई। फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा ई और एफ का, तो रो लिखेंगे अपन सबसे पहले तो, और ये जेड एक्सिस पे देखना है अपन को, तो लेंथ कितनी दिख रही है बच्चों, बी दिख रही होगी आप लोगों को, तो ये हो जाएगा बी डिवाइड बाय, एरिया कौन सा लोगे तो बोलोगे सर ये वाला एरिया, इस एरिया पे क्या आ जाएगा ए इंटू सी, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमसे ना रेशियो पूछ लिया जाता है, कई बार एमसीक्यू में बात कर रहा हूं मैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सी डी करवाएगा अगर ये आपसे, तो रो इंटू ए बाय बी इंटू सी करना होगा, डिवाइड बाय रो इंटू सी बाय ए इंटू बी करना होगा, तो रो से तो कट जाएगा बच्चों अपना। गेटिंग माई पॉइंट। हाँ ना तो बोलो भाई, ए ऊपर निकल जाएगा, कितना है जल्दी बताओ। यहां देखो बच्चों, अगर कैंसिलेशन पे जाओगे तो बी से भी तो कैंसिल हो रहा है सबसे पहली बात तो, सी और सी मिलकर के नीचे सी का स्क्वायर कर लेंगे, ए ऊपर निकल जाएगा, तो बच्चे लोग ये ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह डील आउट करना है अपन को, मान लो इसका इससे डिवाइड कर लेंगे तो वो घर पे जाकर ट्राई कर लेना, बट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो वो लिमिटेड हो, लिमिटेशन रहेगी कि इतना ही पूछ सकता है अपन से, है ना। समझ लो ए और बी में पूछ लिया, तीनों तो नहीं पूछे जाते हैं, कोई एक ही पूछेगा आपसे, या कोई दो पूछ लेगा, या डिवाइड पढ़वा लेगा। लेकिन लॉजिक क्या होता है, लॉजिक बच्चों 10th क्लास में छुपा हुआ है अपने, रो लिखेंगे एल लिखेंगे और ए कर देंगे, तो चेक करना होगा लेंथ कितनी आ रही है, एरिया कितना आ रहा है, और वहां से अपन को आंसर मिल जाएगा। एम आई ओके बच्चों।